हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि सॉलिड्स को हम किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सॉलिड्स में से तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, और कितना उनकी जो रेंज क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। तो जो सॉलिड्स हैं वो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये है रेंज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ की सॉलिड्स की, ठीक है। तो अब जो सॉलिड्स हैं सभी सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम टाइप की तो होती नहीं है, सेम रेंज की तो होती नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज कंडक्टर्स। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स की उसकी जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 10⁻4 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, देन दे आर नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर्स जो हैं आप ये कह सकते हो कि जो सॉलिड्स की 3 कैटेगरी हैं उनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने वाले सब्सटेंसेस आर नोन एज कंडक्टर्स, ठीक है। गुड कंडक्टर्स जैसे हम कहते थे छोटी क्लासेस में, गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स। तो यहाँ पर जो गुड कंडक्टर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है 10⁻4 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो सेकंड है वो हैं जो कंडक्टर्स हैं वो तो हो गए जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी के सब्सटेंसेस। सबसे लो कंडक्टिविटी, सबसे पुअर कंडक्टिविटी के सब्सटेंसेस क्या हैं? दे आर इंसुलेटर्स। दे आर इंसुलेटर्स। एक एज पर हमने रखा क्या? कंडक्टर्स, और दूसरे एज पर हमने रखा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की जो रेंज है कंडक्टिविटी की दैट इज़ फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं। और जो इन दोनों की रेंज के बीच की जो रेंज है, बीच की जो कंडक्टिविटी शो करते हैं सब्सटेंसेस, दैट आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। और सेमी कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज है 10⁻⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोन बाय कंडक्टर्स, लोएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज शोन बाय इंसुलेटर्स, एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट रेंज इज शोन बाय सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं। कंडक्टर्स जो हैं 2 टाइप के हो सकते हैं अब ये भी। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉज क्या है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं सॉलिड्स, क्या रीज़न है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। या तो इसके लिए होने चाहिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर होने चाहिए मोबाइल आयंस, या सिर्फ आयंस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मूव करेंगे तो ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप यहाँ से सिंपली ये बात समझ सकते हो कि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनके पास मोबाइल या हम कहें कि फ्री चार्जेस होने चाहिए। और वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो चार्जेस आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नेगेटिव ही होते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस के पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इनमें से कुछ भी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने आयंस हैं, और उनकी जो मोबिलिटी है वो कितनी है, उसके बेस पर ही उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। अब जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण शो करते हैं दे आर मेटल्स। तो आप क्या कहेंगे कि मेटल्स में क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स
is due to presence of mobile electrons। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। सॉलिड्स जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, ये तो हो गए वो कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। ठीक है, और इसके बाद है वो सब्सटेंसेस जिनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आयंस के कारण है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे दो टाइप के कंडक्टर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल आयंस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते किस तरह से हैं, क्या इनका जो बिहेवियर है जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो किस तरह का ये बिहेवियर शो करते हैं और कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीज़न क्या है, ऐसा क्या होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमें पता है कि सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे मैं बात कर रही हूँ मेटल्स की, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशली मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स में क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, तो सिंपल है इलेक्ट्रोलाइट्स में तो कि आयंस हैं। जब आपने, जैसे कि आपने ये एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, एनोड है, कैथोड है, ठीक है, और इसमें ये आपने इलेक्ट्रिकल जो ये ऑपरेटर्स है ये इस तरह से सेट कर दिया। जब आप इसका स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। सिंपल है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस तरह से होती है। लेकिन अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में हमें क्या है, मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेटल आयंस, मेटल एटम्स, है ना, इसमें मेटल एटम्स हैं और हर एटम के पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम्स या कोई भी एटम में आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि वो मिलकर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इनकी एनर्जी इतनी क्लोज है आपस में कि ये सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं एक साथ। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलकर अब क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं बैंड, दे फॉर्म बैंड्स। ठीक है, और अब ये जो बैंड है ना, ये बैंड दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड आर ऑक्यूपाइड बैंड। ठीक है, ऑक्यूपाइड बैंड जहाँ पर कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें है, वैलेंस शेल क्या होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस बैंड क्या है, जो कि ऑक्यूपाइड बैंड है। ठीक है, और एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है, अनऑक्यूपाइड बैंड, अनऑक्यूपाइड बैंड। अब आप ही जानते हैं कि आपने किस
क्या रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिलिंग उनकी होती है। अफबा प्रिंसिपल आपने किया हुआ है, फंड्स रूल किया हुआ है आपने, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किया हुआ है। तो अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना, दे आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है किस में जाना पसंद करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स जाना पसंद करते हैं जिसकी एनर्जी लो है, उन ऑर्बिटल्स में जाएंगे जिनकी एनर्जी लो है। तो वैलेंस बॉन्ड में वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। दे आर कंसिस्टिंग ऑफ लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है ये अनऑक्यूपाइड क्यों है, ये अनऑक्यूपाइड इसलिए है क्योंकि इनकी हाई एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, लोअर एनर्जी वाले बैंड में, और वो है वैलेंस बैंड। और हायर एनर्जी वाला बैंड जो है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसलिए वो अनऑक्यूपाइड रह जाता है, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। मैं एक बार आपको दोबारा से ब्रीफ में बताती हूँ कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मेटल एटम्स। अब मेटल एटम्स या कोई भी एटम्स हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या हम कहें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में इतने क्लोज होते हैं कि वो मिलकर एक बैंड बना लेते हैं, बैंड की फॉर्म में वो इकट्ठे हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ वेरी लो डिफरेंस इन देयर एनर्जी, ठीक है। अब वहाँ पर मेटल एटम्स के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं, एक है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी जो है लो है, और तो इसको मैं यहाँ पर लिखने की बजाय मैं इसे यहाँ पर बता देती हूँ। अगर हम यहाँ पर एनर्जी की बात करें, यहाँ मैं लिख देती हूँ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको एनर्जी, इस तरह से मुझे कंडक्शन बैंड ऊपर लिखना था, ठीक है। तो ये अगर एनर्जी है ये हाई एनर्जी है, और जो वैलेंस बैंड है वो लो एनर्जी के हैं, ठीक है। तो लो एनर्जी वाले जो वैलेंस बैंड है वो ऑक्यूपाइड बैंड है, क्योंकि लोअर एनर्जी है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जाएंगे। और जबकि कंडक्शन बैंड है उनकी एनर्जी हाई है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर नहीं जाते हैं, इसलिए वो अनऑक्यूपाइड रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके बिहेवियर का रीज़न क्या है। अब ये वैलेंस बैंड है हमारा, ठीक है। अगर तो वैलेंस बैंड जो है वो पार्टली फिल्ड है, ठीक है। ये मैंने दिखाया पूरा का पूरा ये वैलेंस बैंड है और ये पार्टली फिल्ड है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हैं, जो शेडेड पार्ट है वहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करके ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ऊपर वाले एम्प्टी स्पेस में, ठीक है। ये पूरा ही क्या है, वैलेंस बैंड है। और वैलेंस बैंड जो है वो पार्शली फिल्ड है, ऊपर का पार्ट जो है वो अनऑक्यूपाइड है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में जा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा है कि जो वैलेंस बैंड है कंडक्शन बैंड उसको ओवरलैप कर रहा है, ये है कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड है या फिर वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो पार्शली फिल्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं फिल्ड पार्ट से, जो अनऑक्यूपाइड पार्ट है वहाँ पर, और कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर ऐसा है कि कंडक्शन बैंड इस कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है तो एनर्जी का गैप तो रह ही नहीं गया दोनों में। अगर दोनों में एनर्जी, मान लो ये दो प्लेसेस हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी आप लगातार चढ़ते चले जाते हैं। मान लो अगर बीच में गैप है, सीढ़ी है ही नहीं, तो आपको ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जितना बड़ा ये गैप होगा उतनी ही ज़्यादा आपको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। अगर गैप काफ़ी कम है तो फिर भी आप जंप करके ऊपर जा सकते हो, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो अगर कंडक्शन बैंड पार्शली कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से यहाँ पर जंप करके जाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है मेटल्स में,
यानी कि कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन कैन शो मूवमेंट ए इफ वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड। आप यहाँ पर इजी मूवमेंट भी ले सकते हो। पहला तो अगर वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, और दूसरा इफ कंडक्शन बैंड जो कि अनऑक्यूपाइड है ओवरलैप्स ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर कंडक्टर्स जो हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, अगर वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं, और अगर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन्स इजीली नीचे वाले पार्ट से जंप करके ऊपर वाले पार्ट में जा सकते हैं। और ऐसा करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो। आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन्स ने इजीली मूवमेंट शो कर दी, तो मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द ओनली कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और वो यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है मेटल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या है, ये है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इज़ हाई, देन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज प्रोहिबिटेड या ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी, सो नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इफ एनर्जी गैप इज वेरी हाई between valence band and conduction band, then electrical movement is obstructed, electron movement is obstructed, electrons की movement नहीं होगी, and so no electrical conductivity will be observed in these substances। और ये substances क्या हैं, these substances are insulators। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं वो, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है, और जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते भी हो तो भी वो एनर्जी इतना उनको नहीं वो करती है, इतनी उनको पावर नहीं देती है कि वो जंप करके वैलेंस बैंड से इतना बड़ा एनर्जी गैप को कवर करके, ठीक है, वो जा सके कंडक्शन बैंड में। और सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स में ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये कम है। एनर्जी गैप इज स्मॉल, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ऑन गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ऑन गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप कह सकते हो, या फिर ऑन इफ, इसको हम लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कुछ भी लिख सकते हो आप कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने पर या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी गैप को ईजिली पार करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। और यही रीज़न है सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने का। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से हम अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अब डिटेल में हम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी लेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़
टू स्मॉल टू बी ऑफ एनी यूज़। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये इतनी कम है कि इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, अगर यूज़ करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, ठीक है। मतलब दे आर मेकिंग नो यूज़। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज़ करना चाहे तो प्रैक्टिकली इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम इन सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से यूजेबल बना सकते हैं, किस तरह से हम उनको एप्लीकेबल बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी इन दैम, ठीक है। तो सेमी कंडक्टिविटी जो कंडक्टर्स हैं वो कौन है, 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मेनली लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। 14th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो सेमी कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो कि इस टाइप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने आप से शो करते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सेमी कंडक्टर्स जो हैं हम दो उसमें इनको एक्सप्लेन करेंगे। एक तो है इंट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट कैन बी इंक्रीज्ड ऑन रेजिंग टेम्परेचर। अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, जैसे हमें पता है सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंस शेल में कार्बन की तरह से, क्योंकि कार्बन की फैमिली का है, तो इसकी वैलेंस शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर सिलिकॉन के पास, और वो हर सिलिकॉन अपने साथ वाले सिलिकॉन के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं आपको सिर्फ एक ही सिलिकॉन का दिखा रही हूँ उसके बीच में, ठीक है। ये जो सिलिकॉन है हमारा, इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, आप देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं इसके चारों तरफ, तो ये 4 इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ना ये टूट जाते हैं, इनमें से कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सम कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड टू शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टू शो मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो वो शो कर ही रहे थे, लेकिन और इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए, पहले कम थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो गए, और उनके ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। तो इनको हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम अच्छा सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड है बाय डोपिंग विद इम्प्योरिटीज़, बाय डोपिंग विद by doping 14th group elements with 13th और 15th ग्रुप एलिमेंट्स। हम जो हमारे
सिलिकॉन का मटेरियल है, सिलिकॉन है हमारा, ठीक है, उसके अंदर अगर हम थोड़ी सी 13th ग्रुप के जो कोई भी 13th ग्रुप के एलिमेंट्स डाल दें, या हम डाल दें कुछ परसेंटेज 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो उससे उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो ऐसा करने पर जो हमें सेमीकंडक्टर जो हमें मिल जाएगा, जो इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर है, उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक क्या है? जो प्योर है, जिनमें कोई आपने इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया। लेकिन ये एक्सट्रिंसिक जो है, अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो आपने इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बना दिया, ठीक है, ये समझना है। ओके, तो अब हम जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है इनकी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसके कारण कि वो फ्री होकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद अब हमें देखना है, मेनली जो अब हम पढ़ेंगे वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं, जो कि डोप्ड हैं, वो दो टाइप के हैं। वन इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड सेकंड आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर सिलिकॉन है, जैसे ये थोड़ा स्पेस देंगे ताकि हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकें इजीली। हमें पता है कि हर सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हम इसको शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। हर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एवरी सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 4 अदर सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, इस तरह से है। तो मैं साइडों के नहीं बना रही हूँ सिलिकॉन में, कोई भी सिलिकॉन एटम आप ले लो, जैसे ये वाला हमने ले लिया। ठीक है, इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ये तो है जब ये इंट्रिंसिक है, इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर 13th ग्रुप की कुछ इम्प्योरिटी डाल देती हूँ। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स में जैसे बोरोन है, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम है। बोरोन या एल्यूमिनियम हमने एज इम्प्योरिटी इसका थोड़ा सा पार्ट डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अब मैं क्या कर रही हूँ, किसी एक सिलिकॉन को हटाकर वहाँ पर मैं उसमें बोरोन लगा रही हूँ, या मैंने लगा दिया बोरोन। ठीक है, ये हमारे पास है बोरोन एटम एक जगह पर आ गया। लेकिन बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, 5 है इसका एटॉमिक नंबर, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हट गया, इसको मैं खाली स्पेस ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना। 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए यहाँ पर, एक ये 2 और एक ये 3। लेकिन यहाँ पर जो सिलिकॉन का तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं होल। एक होल बन गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन को, इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए खाली जगह मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मौका है कि भाई वो इसको जाकर बारी बारी से आकर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस जगह को ले सकता है। ठीक है, अभी तक तो क्या था, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अपनी अपनी जगह पर फिक्स थे, ठीक है, तो उनकी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन जैसे ही उनको, क्योंकि सभी जितनी भी जगह थी ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो सभी ऑक्यूपाइड थी, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ने ली हुई थी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन की जगह पर नहीं जा सकता था, दूसरी जगह पर नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अब एक जगह मिल गई, या पूरे के पूरे सिलिकॉन के अंदर कई सारे ऐसे पार्ट्स मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे होल्स मिल जाएंगे, क्योंकि कई सारे बोरोन एटम्स आ जाएंगे ना डिफरेंट पार्ट्स में। तो जहाँ भी बोरोन होगा वहाँ पर एक होल होगा,
अब उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई पास वाली साइड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आ सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। ये वाला जो होल था हमारा, ये होल तो ऑक्यूपाई हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, अब ये होल नहीं रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर इसकी जगह पर आया वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब ये होल क्रिएट हो गया तो यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इसमें, ऑन डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू नियर बाई होल्स and in this way, in this process, holes will appear to move in opposite direction. आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अगर, ठीक है, जैसे एक सिंपल डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। ये होल है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में दिखा रही हूँ, आप इसको ऊपर वाले डायग्राम से रिलेट कर सकते हो। इसने इसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ आ गया, तो ये ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन यहाँ होल क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से इधर आ गई, अब मैं इससे नेक्स्ट वाले पे जा रही हूँ, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो अब ये वापस ऑक्यूपाई हो गया, होल यहाँ क्रिएट हो गया। तो इस तरह से क्या है कि जो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स तो इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन होल की तरफ मूव कर रहा है, होल इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो होल जो है एक्चुअली क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उस जगह को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, तो होल्स को हम इनको पॉजिटिव होल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव, लेकिन हम इनको पॉजिटिव मान सकते हैं, लेट इट बी पॉजिटिव होल, जबकि ये है नहीं, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हम इसको पॉजिटिव होल कह रहे हैं। तो पॉजिटिव होल की मूवमेंट के, तो मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं लेकिन हमें होल्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन पॉजिटिव होल्स की मूवमेंट के कारण ये जो सेमीकंडक्टर्स, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन गए, इन सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एक्चुअली अगर मैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर पहले बता देती तो आपको ये इसको पी टाइप एक्सेप्ट करने में, नाम इसका एक्सेप्ट करने में इजी हो जाता, आप इजीली कह देते ठीक है ये पी टाइप होना चाहिए, क्योंकि वो एन टाइप है तो ये पी टाइप होगा। ठीक है, तो अगर जब हम अभी एन टाइप करेंगे तो आप कहोगे कि यस, कि उसको एन टाइप नाम देना है, तो इसको हम एन टाइप तो दे नहीं सकते, इसे पी टाइप हमें नाम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की इन सेमीकंडक्टर्स की, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो होल्स की, जो कि पॉजिटिव हम मान सकते हैं, उनकी मूवमेंट के कारण इंक्रीज़ हुई है, इसलिए ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ओके, ये तो हो गए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। जब आपने कम इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को डोप कर दिया, ठीक है, सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंदर, बोरोन या एल्यूमिनियम, दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 3। ठीक है, अगर डोपिंग जो हुई है सिलिकॉन या जर्मेनियम की वो कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट से हुई है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट से डोपिंग की गई है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, वो हम देखते हैं। तो यहाँ से आप इनको पी से आप पॉजिटिव, एन से आप नेगेटिव कह सकते हो, और पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको रिलेट कर सकते हो, बोरोन और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन्स कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर ओनली 3, कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिला, जो कि होल्स की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमने ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर किया है, अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कर रहे हैं। इसको भी उसी तरह से ही समझते हैं, सिलिकॉन
लेकिन यहाँ पर हमने जो डोपिंग की है, इम्प्योरिटी हमने क्या ऐड की है, इम्प्योरिटी जो है वो है 15th ग्रुप एलिमेंट्स, एनी 15th ग्रुप एलिमेंट। और जैसे कि 15th ग्रुप एलिमेंट में फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो मैं यहीं बीच में ही एक जगह पर फास्फोरस यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हर सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नियर बाई एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके टोटल 4 क्या बनाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने कितने दिखाए हैं, 4। फास्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैसे सर्कल में दिखा देती हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। और एक इलेक्ट्रॉन और है इसके पास, ये। ठीक है, सर्कल में इसलिए दिखाया ताकि क्लियर हो जाए, क्लियरली आप इसको देख सको, डिस्टिंग्विश कर सको सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन से। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिलिकॉन के पास, इसके जो चारों तरफ सिलिकॉन है उनके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या हम ये कहें कि फास्फोरस के चारों तरफ से 4 सिलिकॉन एटम्स हैं, जबकि इसके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया, इसलिए अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा और उसकी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन एन टाइप, जो मैं एन टाइप के लिए बता रही हूँ आपको, वही सेम उसी तरह से ही आप अपने आप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम कोई भी जो कि 14th ग्रुप का है, is doped with elements from 15th group। ठीक है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद एलिमेंट फ्रॉम 15th ग्रुप विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Out of these 5 valence electrons, 4 are used to form 4 covalent bonds with 4 surrounding silicon atoms। सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास या आर्सेनिक के पास, उनमें से 4 तो यूज़ हो गए 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, किनके साथ, जो 4 सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स हैं। एंड वन इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री और अनबॉन्डेड, एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू increase the required electrical conductivity। क्योंकि जिसके लिए हमने, किस लिए हमने ये किया, हमने डोपिंग क्यों की, हमने डोपिंग की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और वही हुआ। दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेक्स इट ए मोर इलेक्ट्रिकल, मोर कंडक्टर सब्सटेंस एंड मेक्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, या हम कहेंगे कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज हुई है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है नेगेटिव पार्टिकल के कारण, और इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। जबकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स थे उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज हुई थी, होल्स के कारण। होल्स वहाँ पर थे, प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास ही थे वहाँ पर, लेकिन होल था जो किसी के पास नहीं था, सिर्फ एक के पास ही था। ठीक है, और होल क्या थे, हम अगर हम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव हैं ही, उसके अपोजिशन में हम होल को पॉजिटिव अगर मान लें
तो उन पॉजिटिव होल्स के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इसलिए वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इनकी, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये। जैसे ये यूज़ होते हैं इन रेक्टिफायर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, ऐसे ही सोलर सेल्स। सोलर सेल में आपको पता है सिलिकॉन यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इन सभी में ही क्या है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कपल्ड टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ यूज़ होंगे, ठीक है। कंबाइन करके हम इनको यूज़ करेंगे कि एन टाइप भी होगा, पी टाइप भी होगा, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, जब हम कम्बिनेशन कर देते हैं दो का तो उसको हम डायोड कहते हैं। जैसे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में एन टाइप प्लस पी टाइप, इनका कम्बिनेशन अगर हमने यूज़ कर लिया तो दो जुड़ गए ना यहाँ पर, डायोड, ठीक है, ये डायोड बन गया। तो ये ये हमारे यहाँ पर रेक्टिफायर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूज़ होता है। अब रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर के बारे में आप जानते होंगे, ये क्या करता है, फिजिक्स में आपने अच्छे से इसको स्टडी किया होगा, व्हाट इज़ रेक्टिफायर, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप जानते हैं रेक्टिफायर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, सोलर सेल क्या है। रेक्टिफायर में डायोड की फॉर्म में डायोड यूज़ होते हैं, एन टाइप और पी टाइप का कम्बिनेशन में। ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर में दो नहीं होते हैं, ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि दो तरफ एन टाइप हैं और बीच में आ जाता है पी टाइप, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सैंडविचिंग, द सैंडविचिंग एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर between two layers of other type of semiconductor, ठीक है। ट्रांजिस्टर में इस तरह से होता है कि दो आपने एन टाइप ले लिया, उनके बीच में एक लेयर लगा दी पी टाइप की, तो सैंडविचिंग हो गई पी टाइप से ये, या फिर तो इनको हम कहते हैं एनपीएन भी होता है ये, और ऐसे ही पीएनपी भी होता है ये ट्रांजिस्टर में, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया ट्रांजिस्टर। इसके बाद सोलर सेल के बारे में मैंने आपको बताया। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर सेल में जो डायोड होता है उसको हम फोटो डायोड भी कहते हैं। फोटो डायोड कब, जब वो वर्क कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ फोटो डायोड हम कब कहेंगे, इन सनलाइट, सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसको हम फोटो डायोड कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये डायोड है पीएन या एनपी, ठीक है, ये क्या करता है, ये सनलाइट इस पर पड़ती है और ये इस सनलाइट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सनलाइट में क्या है, हम इसको फोटो डायोड बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब ये इट इज़ एक्टिंग लाइक ए फोटो डायोड, बिकॉज पी एन जो इसका डायोड या एन पी डायोड जो है इसका, दैट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम ये एक सिंपल डायोड है, ठीक है, तो ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये एक सिंपल डायोड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी आप देखते हो ना, मोस्टली उनमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से डायोड की फॉर्म में या ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हो कि इनकी सैंडविचिंग की जाती है, तो उस तरह से इनका यहाँ पर यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स का। इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा कि जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, क्योंकि हर सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, या हर जर्मेनियम एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने सराउंडिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ, तो ये 4 की एवरेज आ जाए कोवलेंट बॉन्ड्स की, कि एवरेज जो है ना कोवलेंट बॉन्ड्स की एवरेज वो 4 आ जाए, उसके लिए
13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन यूज़ करके सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जिनमें कि 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, या 12th और 16th ग्रुप के। ठीक है, 12th ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 16th ग्रुप में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो एवरेज आएगी वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की वो 4 आ जाएगी। ऐसे ही 13th और 15th को मिला दे तो वहाँ भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं, तो वहाँ भी 4 की कोवलेंट बॉन्ड की एवरेज आ जाती है। तो ये 13th और 15th ग्रुप एलिमेंट्स के कम्बिनेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड हो गया। ठीक है, इनको मिलाकर इनको कंबाइन करके कंपाउंड बनाया जाता है, एल्युमिनियम और फास्फोरस का कंपाउंड एल्युमिनियम फास्फाइड। ऐसे ही इसमें गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, जो आर्सेनिक है 15th ग्रुप का है, गैलियम किसका है 13th ग्रुप का, एल्युमिनियम 13th ग्रुप का, फास्फोरस 15th ग्रुप का। ऐसे ही और एग्जांपल जो 12th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के कम्बिनेशन के हैं उनमें हम देख सकते हैं यहाँ पर बोरोन, इसमें ट्वेल्थ और 16th ग्रुप के एग्जांपल हम ले सकते हैं। मर्क्यूरस टेलुराइड। ठीक है, ऐसे ही कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल हैं 12th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाए जाते हैं इनके। इन कंपाउंड्स में एक खास बात क्या है कि जब द बॉन्ड्स दीज कंपाउंड्स आर नॉट प्योरली या परफेक्टली कोवलेंट। द बॉन्ड्स इन दीज कंपाउंड्स आर नॉट प्योरली कोवलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक 12th ग्रुप का है, एक 16th ग्रुप का है, तो सिंपल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस होगा ही होगा। ऐसे ही 13th और 15th के हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। ज़्यादा डिफरेंस होगा 12 और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के कम्बिनेशन में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही जो बॉन्ड है उसकी टाइप आयनिक की तरफ वो ज़्यादा चला जाएगा। दीज बॉन्ड्स द बॉन्ड्स इन दीज कंपाउंड्स आर नॉट प्योरली कोवलेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दे शो या दे एग्जिबिट some ionic bond character also, ionic character also, which जो ionic character है which increase in difference of electronegativity। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो सारा है ये हमने आज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, सॉलिड्स की। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स स्पेशली हमने ज़्यादा जो है ना यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टर्स जो है, या हम कहीं की मेटल्स के बारे में हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं और उनमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है उनका जो बिहेवियर है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स जो कि इनकी एप्लीकेशंस हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो काफ़ी मैटर करती हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप इसको ध्यान से पढ़ना और नोट्स ज़रूर बनाना। ओके।